हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांकेर में। और आपकी एडीओ की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ एडीओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है। और एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रीवियस ईयर में जो एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आपको देखना ज़रूरी है। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 का सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें हमने भाग एक और भाग दो दो पार्ट में वीडियो बनाए थे। और अगर आपने वो पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और भाग तीन पंचायती राज जो व्यवस्था के जो क्वेश्चन आए थे उसको हम आज देखेंगे। और ये प्रश्न 61 से लेकर 90 तक होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्रश्न 61। इसमें है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। पढ़ते हैं प्रश्न। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खालिस्तान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। और आपको कथन दिया हुआ है कि पहला है आदर्श ग्राम, दूसरा है वन ग्राम, तीसरा है राजस्व ग्राम और चौथा है अनुसूचित ग्राम। अब इसके बाद ऑप्शन है ए में एक या तीन होना चाहिए वहाँ पे, कि बी में है दो या तीन होना चाहिए, कि सी में है वन या फोर और डी में है टू या फोर। ठीक, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, दो या तीन। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 62। किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में क्या सही है। पहला, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10। दूसरा, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3। तीसरा, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2। चौथा, ग्राम सभा की उपस्थित संख्या में 1/10 महिला। पांचवा, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला। छठवा, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। सातवां, सरपंच उपसरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। 7 स्टेटमेंट है, इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, एक, पाँच और सात। तो देख लेते हैं एक में क्या था। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10। पांचवा में है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला। और सातवें में सरपंच उपसरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। ग्राम सभा के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, आपको बताना है ग्राम सभा के संदर्भ में क्या सही है स्टेटमेंट। पहला, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। ठीक, दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तीसरा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। चौथा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। पांचवा है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। छठवा भी है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेंगी। ठीक, तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है एक, दो और तीन सही है, या दो, एक, दो और चार सही है, सी है एक, दो, पाँच सही है और डी है एक, दो, छः सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वैसे ऑप्शन में एक और दो में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शन में एक और दो तो सही लिए ही है। अब आपको सोचना है कि तीन, चार, पाँच, छः में क्या सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64।
वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ के समझते हो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो। दूसरा है ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो। तीसरा है ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो। और डी है ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। ठीक, तो 64 का आप सोचो और बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में क्या सही है। ठीक है, पहला कथन है ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती है। दूसरा है ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। थर्ड, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। फोर्थ है एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है। फिफ्थ है ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। सिक्स्थ है ग्राम सभा स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन ए में 1 3 5, बी है 1 4 6, सी है 2 3 और 5 और डी है 2 4 और 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 और 5। ठीक है, तो आप देख लीजिए 2 3 5 में क्या है। ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है। तीसरा में एक व्यक्ति अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है। और पांचवा है ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक, तो अगला प्रश्न है जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है। पहला, इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। दूसरा, इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा, यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है। चौथा, अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। पांचवा, विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। और छठवां है यह जनजाति कल्याण विषय पर विचार करती है। ठीक, तो आपको बताना है कि इसका आंसर निम्नलिखित कथनों में से क्या क्या सही होंगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप, और आप 2 मिनट पॉज करके आप सोचो कि क्या सही होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर व्यापम ने कुछ सही नहीं लिया, यानी कि इस प्रश्न को व्यापम ने विलोपित कर दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को व्यापम ने विलोपित कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है या सही क्या है। पहला, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। दूसरा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। तीसरा, समिति के सदस्य सभापति के चुनाव करते हैं। चौथा, समिति में एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। पांचवा, समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। छठवा, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है। अब आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन से कथन आपको देखना है कि सही है इसमें। तो ऑप्शन है 1 4 6, बी में है 2 5 और 6, सी में है 3 4 और 5 और डी में है 2 4 और 5। ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके 2 मिनट सोचिए और इसका आंसर आप खुद से लगाने का ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 5 और 4। ठीक, 2 4 5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि सुमेलित करके। ठीक है, सही जोड़ियों मिला वाला क्वेश्चन है ये। तो आपको सूची 1 में दिया जिला पंचायत की समिति और सूची 2 में दिया है कार्य। तो आपको देखना है कि कौन सी समिति का क्या कार्य है। तो जैसे आप देखिए, पहले नंबर पर दिया है कृषि समिति, उसके सामने दिया है
मितव्ययिता और अल्प बचत। दूसरा है शिक्षा समिति, ग्रामीण जल प्रदाय। तीसरा है संचार तथा संकर्म समिति, समोच्च बंधान समोच्च बंधान। और चौथा है सहकारिता और उद्योग समिति। इसके सामने है स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक, अब आपको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक, तो आप सोचिए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69। सरस्वती साइकिल योजना के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो आपको बताना है। पहला कथन है साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है। दूसरा, यह समस्त शालाओं में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। तीसरा, यह कक्षा 9 में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है। चौथा, यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को दी जाती है। पांचवा, अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। और छठवा, यह हायर सेकेंडरी कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको, अगर आपको जीरो नॉलेज भी है, केवल कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इस प्रश्न को, अगर मान लीजिए आपने कभी सुना ही नहीं है सरस्वती साइकिल योजना के बारे में, लेकिन अगर आप इसमें आप अपना कॉमन सेंस लगाते हो तो आप इसको आंसर तक, तो आप इसमें आंसर तक पहुंच सकते हो। तो देखते हैं कॉमन सेंस आपको कैसे लगाना है। ठीक, तो पहले आप देखो कि साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है, तो पहला कथन तो सही होगा ही होगा। आप स्कूली बच्चे से पैसा कैसे ले सकते हैं साइकिल लेने के लिए? वो तो खुद कमाते नहीं है, तो देंगे कहाँ से? इसलिए आप देखोगे पहला नंबर तो ऑलरेडी सभी ऑप्शन में दिया ही है, यानी कि पहला कथन तो सही है। अब दूसरा कथन देखो क्या लिखा है, यह समस्त शालाओं में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है। समस्त शालाओं मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल वाले भी हो गए, तो प्राइवेट स्कूल में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनको भी दिया जा रहा है। तो जैसे मान लो आप प्राइवेट स्कूल, कितने बड़े बड़े स्कूल होते हैं, डीपीएस में कोई पढ़ रहे हो, वो तो उन लोग खुद स्कूटी से जा रहे हैं, तो उनको क्या साइकिल देंगे? तो ये तो दूसरा स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, इसको आप पहले ही काट दीजिए। ठीक, तो अगर आप दूसरा स्टेटमेंट आप हटाते हैं, है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप हटाओगे तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हट जाएंगे? जहाँ जहाँ 2 नंबर है उसको आप हटा दीजिए। तो 2 नंबर कौन कौन सा है? ए और सी। तो ए और सी तो आपको लगाना ही नहीं है, भूल के भी। ठीक है, ए और सी लगाना ही नहीं है। अब आते हैं हम ऑप्शन बी और डी में चूज करना है। ठीक, तो 1 3 तो वहाँ भी है, 5 और 6, और यहाँ 4 और 5। ठीक, तो 4 और 5 और 5 और 6 में हमको चूज करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको यहाँ पे जो कथन दिया है इसको एक दूसरे से कंपेयर करना है, एक दूसरे से लड़ाना है इनको, और जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट कथन होगा उसको आपको चूज करना है। ठीक, तो चलिए 4 5 और 6 हम तीनों ये जो कथन है इसको लड़ाते हैं आपस में। तो यह बोल रहे हैं कि यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को दी जाती है। फोर्थ, चलो आपको नहीं पता देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक, पांचवा, पांचवा क्या बोल रहा है कि यह अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को दी जाती है। अब आप बताइए कि जो जनरल कैटेगरी है और जो SC ST कैटेगरी है, तो ज़्यादा पीछे कौन है? ज़्यादा कौन सी कैटेगरी पीछे है? तो ज़्यादा SC ST पीछे है। यानी कि अगर आप जनरल वाले को मान रहे हो कि जनरल वाली जो गर्ल्स को मिलेगा, तो अगर जनरल को मिलेगा तो फिर SC ST को क्यों नहीं मिलेगा? उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 4 और 5 तो, अगर पांचवा सही लोगे तो चौथा तो सही लेना ही है। इसलिए आप देखो कि आप बी ऑप्शन पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर आप पांचवा मानोगे तो SC ST को क्यों नहीं देंगे भाई? सबसे ज़्यादा जो हमको जिस वर्ग के लिए काम करना है सरकार को, तो वही है SC ST। तो अगर आप पांचवा सही मान रहे हो तो चौथा को आपको सही मानना ही पड़ेगा। और आप देखो कि पांचवा ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है, तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें चौथा सही हो, क्योंकि पांच तो आपको सही मानना ही पड़ रहा है क्योंकि बी और डी में है। तो इसलिए आपको छठवा, आप अगर आप स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका आंसर डी आ जाएगा। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करके एक बार फिर से इसको देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा आराम से देखना।
तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे कॉमन सेंस से भी आंसर निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा हर टॉपिक पढ़ना है, हर हर योजना के बारे में आपको पता हो, ठीक है? आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कॉमन सेंस लगाना है और कॉमन सेंस से आपको आंसर निकालने के प्रयास करना है। देखो 50% नॉलेज काम आता है, 50% कॉमन सेंस काम आता है। आपको दोनों यूज़ करना है, तभी आप आंसर तक पहुँच पाओगे। अगर आप सोचोगे कि पढ़ के जाएँगे, सब चीज़ पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीएस तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वो उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है? तो आपको लास्ट में आपको अपना कॉमन सेंस ही लगाना है, ठीक? तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन अगर आपको ज़ीरो नॉलेज भी है, केवल आप बेसिक नॉलेज के थ्रू या कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो ये आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है? चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 70। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में क्या सही है? पहला कथन, राज्य में भोजन का अधिकार अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया है। दूसरा, प्रति इकाई प्रति किलो 1 रुपए की दर से 7 किलो चावल दिया जाता है। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक मुफ्त में दिया जाता है। और चौथा, जनजातीय क्षेत्रों में प्रति किलो 5 रुपए की दर से 2 किलो चना दिया जाता है, ठीक है? तो आपको बताना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या क्या सही है। जो अपने आसपास जो योजनाएं चल रही है, अपने आसपास जो क्रियान्वयन हो रहा है, वो उसी के बारे में क्वेश्चन है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है? तो आप देखिए क्या है सही है, आप बताइए। तो इसका आंसर है डी, चारों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 71। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई। प्रथम चरण में यह राज्य के 11 जिलों में लागू किया गया। पूर्णविराम, निम्न सूची में से कौन से जिले इसमें सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी। दूसरा है जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया। तीसरा है रायपुर, कोरबा, महासमुंद। और डी ऑप्शन है रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है क्या सही नहीं है, सही है ये नहीं पूछ रहा है। हड़बड़ी में जब आप एग्जाम में रहते हैं हमेशा सही है, सही है, सही है, कंटिन्यू आप सही सही ऑप्शन का टिक करते जा रहे हैं और अचानक से बीच में डाल देते हैं कि क्या सही नहीं है। ये जानबूझ के आपको दिया जाता है कि आप इसको हमेशा या तो इस प्रश्न में आप आके फंस जाएं, टाइम वेस्ट करें और अचानक से सही नहीं पूछे और सही जो है वो वाला ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा इसमें, कि जो जो सही है वो ऑप्शन आपको दिखेगा भी, तो आप उसी को लगा के आ जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि भाई आपने जो सही नहीं है वो पूछा गया था और आप सही है लगा के आ गए। ठीक, तो एग्जाम में प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहा है, सही है या पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, तो चलिए पहला कथन है व्यक्तियों को वर्ष में कम से कम 150 दिन का रोजगार दिया जाता है, पहला कथन। दूसरा, यह अकुशल शारीरिक श्रम से संबंधित है। तीसरा, मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर बचत खाता के माध्यम से किया जाता है। चौथा, मजदूरी और सामग्री का अनुपात 50:50 होता है। पांचवा, मांग करने पर 1 सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है। छठवा, मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था की गई है। तो आपको बताना है क्या सही नहीं है। देखिए, अगर आपको ये प्रश्न का भी उत्तर नहीं आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना, या आपने कभी जीवन में ही नहीं सुना है इस योजना के बारे में, तो भी आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो दो तीन जो स्टेटमेंट है वो हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो तीन स्टेटमेंट आप सही कर लिए तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए कैसे। पहला स्टेटमेंट, व्यक्तियों को वर्ष में कम से कम 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, चलो नहीं मालूम आपको कि 150 है कि 120 है कि 100 दिन है, ठीक है, या पता नहीं कि पूरे साल भर दिया जाता है। ठीक, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
यह अकुशल शारीरिक श्रम से संबंधित है। देखो भाई, जो रोजगार गारंटी योजना है, आप रोज किसी व्यक्ति को गारंटीड रोजगार देना चाहते हो। तो अगर आप किसी व्यक्ति को रोजगार गारंटी युक्त देना चाह रहे हो, मतलब आपको कंफर्म है कि उसको रोजगार देना ही है, तो फिर आप उससे थोड़ी ये उम्मीद करोगे कि इसको कुछ स्किल आता होगा। उसको यानी कि उसको कुछ स्किल भी नहीं आता होगा, तो भी उसको रोजगार देना है। यानी कि ये स्टेटमेंट दो तो सही है कि जिस ऑप्शन में ऑ- कथन दो है, उसको आपको गलत मान लेना है। गलत क्यों मानना है? क्योंकि आपको पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो दो तो सही हो गया। तो दो सही हो गया, तो इसका मतलब आपको ऑप्शन ए नहीं लेना है, पहला चीज। ठीक। अब आ जाते हैं बाकी दूसरा कथन में। तीसरा स्टेटमेंट आप पढ़िए। तीसरा स्टेटमेंट में क्या दिया है? मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर बचत खाता के माध्यम से किया जाता है। इतना थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे कि जब से मोदी जी आए हैं या जनधन योजना खुला है, आधार कार्ड को लिंक किया गया है, ये सब पूरा चल ही रहा है मार्केट में कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लिंक करो, ये करो, वो करो। तो भ्रष्टाचार, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इससे तो अच्छा ही होगा। इससे नुकसान क्या है? ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। इससे तो उनको फायदा ही होगा, मजदूरों को या श्रमिकों को। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ताकि भ्रष्टाचार कम होगा भाई, डायरेक्ट उनके खाते में आएगा। पहले सुपरवाइजर लोगों से मजदूरी लिया जाता था, तो उन लोग पैसा काट देते थे या पैसा भ्रष्टाचार करते थे। इसीलिए तो उनका खाता खोला गया है और डायरेक्ट अब खाते में पैसा डाला जा रहा है, ताकि जो भ्रष्टाचार बीच में हो रहा था वो उसको बंद किया जा सके या कम किया जा सके। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि जिस इस कथन में तीसरा दिया है, वो भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि हमको पूछा है क्या गलत है। तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है। अब बचा हमारे पास चार, पाँच, छ और एक। ठीक है। चार, पाँच, छ और एक। ठीक। तो आप देखिए, चार और पाँच अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये दोनों फैक्ट बेस्ड है ना। फैक्ट बेस्ड यानी होता है कि मजदूरी और सामग्री का अनुपात 50:50 है। आपको इतना डीप में तो पता नहीं होगा कि 50:50 है कि 40:60 है। इसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। ये जो फैक्ट दिख रहा है ना, इसको 50 की जगह 40 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। तो इसको बदला जा सकता है। यानी कि ये कथन गलत होने की संभावना ज़्यादा है इसकी, क्योंकि एक सेंटेंस ही, एक वर्ड को ही, एक एक अंक को ही तो बदलना है। तो ये भी गलत हो सकता है, संभावना है ये। और मांग करने पर 1 सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है। अब ऐसा इतना ज़रूरी नहीं है कि भाई 1 सप्ताह के अंदर ही दे दिया जाए। अगर मान लो 7 दिन में रोज़गार दिया जाए, 8 दिन हो गया तो? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो 8 दिन भी तो हो सकता है, या 1 सप्ताह से और भी ज़्यादा हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। तो इसको बदला जा सकता है, ये स्टेटमेंट को गलत लिखा जा सकता है, यानी कि 4 और 5 गलत होने की संभावना ज़्यादा है। और 6 में आपको सीधा-सीधा सॉफ्ट स्टेटमेंट है ये, मनरेगा लोकपाल की व्यवस्था की गई है। हो सकता है किया गया हो। लेकिन चौथा और पाँचवाँ, अगर आप 4 और 5 में एक भी गलत मानेंगे, तो आपका आंसर सी ही बैठेगा। समझ रहे हो? आपका आंसर आएगा सी। और पहला स्टेटमेंट आप देखो, सॉफ्ट स्टेटमेंट है कि कम से कम 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। ये तो एकदम ही बेसिक है, इतना तो आपको पता होगा ही, है ना। 150 दिन का ही रोजगार दिया जाता है। नहीं भी पता है तो चौथा पांचवा आप गलत होने की संभावना ज़्यादा है ये छः स्टेटमेंट में। इसलिए हम इसका आंसर लेंगे सी, और जो कि सही ही है। सही है मतलब, जो प्रश्न में पूछे कि क्या गलत है, तो यही आंसर सही है। चौथा और पांचवा ऑप्शन, ये सॉरी, चौथा और पांचवा कथन ही गलत है। ठीक। तो देखिए, हर जगह आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस लगाना है। आप और आपको, जब आप कॉमन सेंस लगाना शुरू करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73। ठीक। प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में क्या सही है? ठीक। अब देखो यहाँ पे सही है पूछ रहे हैं। पहला, आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाता है। ठीक। और दूसरा है, बेघर लोगों को मकान के लिए राशि दी जाती है। तीसरा है, पिछड़ी जाति और भिखारियों को मकान के लिए राशि दी जाती है। और चौथा है,
राशि किस्तों में दी जाती है। ठीक। आप अगर पढ़ेंगे तो ये चारों स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक है ना? एक दूसरे के साथ ये लिंक है। इसमें कुछ आपको ऐसा अलग नहीं लग रहा है, एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिख रहा है कि इसमें कुछ गलत या फंसाया जा रहा है या कुछ कराया जा रहा है। ये आपको, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, हाँ भाई बेघर लोगों को ही तो दिया जाएगा। अगर आप दूसरा सही मानोगे तो तीसरा गलत क्यों मानोगे? ठीक है। तो बेघर कौन होते हैं? भिखारी और पिछड़ी जाति के अधिकतर लोग बेघर होते हैं। तो दो और तीन तो एक साथ सही होगा ही होगा। तो ऑप्शन ए और बी तो टिक करना ही नहीं है आपको। ठीक। ऑप्शन ए बी तो टिक करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दो और तीन ऑप्शन एक साथ सही होगा। ठीक। और दो और तीन, एक तो सी में है और डी में है। तो दो और तीन या तो सी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। अब बताओ भाई, अगर आप चौथा देखते हैं कि राशि किस्तों में दी जाती है, तो याद रखना कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है उसमें गवर्नमेंट एक बार में एक ही साथ पूरा पैसा नहीं देती है। मान लीजिए आप नींव खुदान रहे हो, है ना, दिखाने के लिए सरकार को घर का गड्ढा खोद दिए, नींव खोद के छोड़ दिए और सरकार से पूरा पैसा वसूल लिए और आप घर बनाने की बजाय कार ले लिए। सेकंड हैंड ले सकते हो ना भाई, 1-1.5 लाख में नहीं ले सकते? तो उतना तो ले ही सकते हो। और बाद में पता चला घर बनाने के बजाय जो सरकार घर बनाने के लिए पैसा दे रही थी, आप कार ले लिए। यानी कि चौथा कथन को तो आप सही मानोगे। इसलिए आपका आंसर, अगर आप चौथा, केवल चौथा कथन को ही सही मानते हो, तो भी आंसर आपको लगाना पड़ेगा डी। बाकी एक दो तीन अगर आप नहीं भी लगाओगे, एक दो तीन के बारे में आप नहीं भी जानते हो, लेकिन चौथा स्टेटमेंट आप कॉमन सेंस लगाओगे कि भाई सरकार किसी को भी एक बार में और पहली बार में पैसा नहीं देती है पूरा। आवास योजना में ऐसा होता है कि पहले आप पूरा जमीन वमीन का फोटो मुआयना करने आते हैं, फिर आप आधा घर बनाओगे, उसको फोटो भेजा जाता है, आधा घर बन जाएगा, उसके बाद दूसरा किस्त जारी किया जाता है। तभी तो भाई सरकार शासन कर रही है ना, आप ही उसको उल्लू उल्लू थोड़ी बना लोगे। ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे। आपको हर चीज पढ़ोगे ये पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन सेंस आपको लगाना आना चाहिए, आंसर निकालना आपको सीखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है? अब देखो फिर से यहाँ पूछ रहा है क्या क्या सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक निवेश, नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण। ठीक है। तो इसका आंसर है सी, नियमित साप्ताहिक निवेश। ठीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नियमित साप्ताहिक निवेश। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? पंचायती राज, पहला, पंचायती राज व्यवस्था को सांविधिक स्वरूप दिया गया। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। तीसरा, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। चौथा, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। पांचवा, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। ठीक। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या सही है। देखो, आपको ये करना ये है कि अगर मान लीजिए आप ये क्वेश्चन आप देखते हो 73वां संविधान संशोधन के बारे में, और मान लीजिए आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, मतलब एकदम खत्म दिमाग है, एकदम खत्म। ठीक। तो अपन देखते हैं कि इतने सारे स्टेटमेंट हैं, 5 स्टेटमेंट हैं, और ऑप्शन में जो दिया जा रहा है वो 3 स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि 2 स्टेटमेंट तो गलत है। तो अब आपको करना ये है कि ये जो पांचों स्टेटमेंट हैं, इसको एक दूसरे से कंपेयर करना है कि कौन सा सॉफ्ट स्टेटमेंट है उसको अलग करना है, कौन सा एक्सट्रीम या गलत करने की संभावना ज़्यादा है उसको अलग करना है। ठीक है। तो जो स्टेटमेंट को आसानी से बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उसको अलग रखो, और जो सॉफ्ट स्टेटमेंट है उसको अलग रखो। ठीक है। तो जैसे देखो कि पहला ऑप्शन अपन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। हाँ भाई, संवैधानिक स्वरूप दिया गया।
ठीक है, नया अनुच्छेद, नया भाग जोड़ा गया संविधान में, इसलिए संवैधानिक स्वरूप दिया गया। पहला तो सही है, चलो मान लीजिए आपको नहीं पता है, छोड़ो उसको। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। तो आप पहला और दूसरा में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी इसको अभी साइड में रखो, दोनों को आप सही मान के चलो कि दोनों सही हैं। ठीक, हालांकि ऑप्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। ठीक है, फिर भी आप मान लीजिए कि दोनों सही है। ठीक है, तीसरा आप देखो, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। हाँ, जोड़ी गई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो सुने होंगे आप, अगर नहीं भी सुनोगे तो ठीक है, तीसरा को भी जाने दो, तीसरा भी साइड रखो। चौथा स्टेटमेंट जब आप देखते हो कि इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, यही स्टेटमेंट है जिसको आपको फंसाया जा सकता है। 15 की जगह 16 हुआ तो, और 16 की जगह 14 हुआ तो, इसको तो बदलना आसान है ना। चौथा स्टेटमेंट को एग्जामिनर क्या करेगा, 15 की जगह 16 लिख देगा, 16 की जगह 14 लिख देगा, 10 लिख देगा। आपको आसानी से इसमें फंसाया जा सकता है। और आपको इतना कहाँ पता होगा कि आप गिन गिन के थोड़ी बैठोगे हर एक संशोधन में कि कितना प्रावधान जोड़ा गया, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए एग्जामिनर आपको इस स्टेटमेंट में फंसाएगा। कौन से वाले? चौथे वाले में। आपको चारों पांचों में आप देख लो कि सबसे ज्यादा फंसाने की संभावना किसकी है? चौथे स्टेटमेंट की है। चलो पांचवा देखते हैं, पांचवा भी पढ़ लेते हैं। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। हाँ भाई, तीसरे स्तर पर लागू किया गया। क्यों? क्योंकि देखो, केंद्र सरकार होती है जो सेंट्रल लेवल पे होती है, पहला स्टेज। दूसरे स्टेज पे होती है राज्य सरकार। ठीक, तो तीसरे स्तर पर क्या आएगा? यही तो आएगा, पंचायती राज। यानी पांचवा तो सही है। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गया, अगर आपको पहला दूसरा तीसरे में नहीं पता है, लेकिन आप चौथा और पांचवा आप पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो, पांचवा आपको सही लेना है, तो पांचवा ऑप्शन सही लेना है, तो ए, सी और डी में पांचवा है, बी में नहीं, यानी बी को तो पहले ही सबसे पहले हटा दो। और चौथा गलत लेना है, तो चौथा अगर आप गलत लोगे तो ए, बी और डी तो वैसे ही हट गया, और ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट क्या बच गया? सी। आया समझ? तो आपको यहाँ पे आपको अभी लग रहा होगा क्या फालतू चीज बता रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको अप्लाई करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आपको हर चीज याद नहीं रह सकती। आपको हर आप भी एक इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो कि आपके अंदर पूरा डाटा फिट हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। और इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि आप हर किसी को रिवाइज और याद नहीं रख सकते। तो मेन कंपटीशन एग्जाम में आपको अपना कॉमन सेंस 50% लगाना है। जैसे इस प्रश्न में आप 50% थोड़ा बहुत जानते होगे, 50% कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं तो आपको जीरो नॉलेज में बता रहा हूँ कि जीरो नॉलेज भी है, तो भी थोड़ा बहुत आप आगे पीछे करके स्टेटमेंट में किस में फंसाया जा सकता है, इसको आप अगर आप पकड़ना सीख गए तो आप आंसर निकालना सीख जाओगे। देखो, आपको नॉलेज के पीछे नहीं भागना है, आपको आंसर निकालना सीखना है। आपको कोई एकदम संविधान और ये आजीविका के एकदम एक्सपर्ट नहीं बनना है। ठीक है, आपको तो क्रैक करना है एग्जाम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको आंसर निकालना सीखना है, और आंसर ऐसे ही निकाला जाता है। आप बाकी प्रीवियस ईयर और दूसरे टाइप के एग्जाम या दूसरे टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप ट्राई करके देखना। ठीक, चलिए 76 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। आपको दिया है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, सूची एक में दिया है अनुच्छेद और सूची दो में दिया है प्रावधान। यानी कि कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है आपको दे रहे हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन देखने से पहली बार डर लग सकता है कि भाई ये तो अनुच्छेद आपको याद ही नहीं है कि 243 का खा ग घ, ये पूरा कंफ्यूजिंग था, कभी किस में क्या था याद ही नहीं है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप क्वेश्चन देख के डर रहे हो तो इसको छोड़ना नहीं है। ऑप्शन आपको इजी दिया गया है। अगर आपको एक भी अनुच्छेद का डिटेल पता है तो आप इसमें आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो कैसे। पहला दिया है 243 का। ठीक है, 243 का में सामने दिया है पंचायतों की संरचना, 243 खा में दिया है सीटों का आरक्षण, 243 गा में दिया है पंचायतों का गठन, और 244 घा में दिया है ग्राम सभा। ठीक, तो याद रखना, जो ग्राम सभा है या पंचायतों का गठन है, ये शुरू शुरू वाले अनुच्छेद में होंगे, बाद वाले अनुच्छेद में नहीं होंगे।
क्यों? क्योंकि भाई किसी संस्था का आप गठन करोगे, उसी के बाद तो उसके बारे में डिटेल बताना शुरू करोगे कि इस संस्था में इतना आरक्षण है, इसकी संरचना ऐसी होगी, इसका चुनाव ऐसे होगा। यानी स्टार्टिंग के जो आर्टिकल होंगे, अनुच्छेद होंगे, उसमें उसका गठन के बारे में होगा। ठीक है? और इसका जो इसके अंदर का डिटेल होगा वो बाद के अनुच्छेद में होगा। तो ठीक है, देखो 243 क और ख हमारे पास है, तो या तो पंचायतों का गठन होना चाहिए क में, या तो ग्राम सभा का होना चाहिए। अगर आप थोड़ा-सा भी आप पढ़े होंगे, हल्का-सा भी आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई 243 क में अगर ग्राम सभा है, या ग्राम सभा नहीं पढ़े होंगे, अगर पंचायत के बारे में पढ़े होंगे कि 243 ख में ग्राम पंचायत का गठन है, तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि 243 का पहला है डी, ठीक है, और 243 ख है ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, अगर आपको एक भी मैच हो गया कि भाई 243 ख में पंचायत का गठन है, यानी सी का होना चाहिए दूसरा, है ना, सी का क्या होना चाहिए दूसरा, या तो डी का होना चाहिए पहला। और ये आपको आंसर दिया गया है किस में? ये आपका आंसर दिया गया है सी में। देखो, दूसरा और पहला। ठीक, आया समझ? आपको 243 ग और घा में क्या दिए, इससे कोई लेने देना नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता था, थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस अगर आप लगाते, तो ये आंसर तक आप पहुंच जाते। ठीक है, देखो एक चीज और, आप अगर सी और डी में कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब कि 243 का और खा में सी होगा कि डी होगा, है ना, इतना तो कंफर्म है कि सी और डी पहला दूसरा ही अनुच्छेद होगा, यानी कि पहला या दूसरा ही नंबर होगा। और पहला और दूसरा नंबर आगे पीछे जो दिया है सी और डी का, वो ऑप्शन सी में ही दिया है। इसके बाद तो कोई आंसर नहीं है। देखो, बी में पहला में सी में दिया, लेकिन दूसरा कर दिया पहले ए में। बात समझ रहे हो? और ए में क्या दिया है, पंचायतों की संरचना। नहीं, ऑप्शन सी ही फिट बैठेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ऑप्शन ए 9वां है, बी है 10वां है, सी है 11वां और डी है 12वां। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए, 9वां। ठीक है, तो जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को संविधान में जोड़ा गया, तो उसमें एक नया भाग 9वां भी जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 78। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? याद रखना, आपको सही है नहीं पूछ रहा है, आपको क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने के प्रावधान है। देखो, वित्त आयोग का काम क्या रहता है? जैसे जो केंद्र में वित्त आयोग होता है, उसका मेन काम ये रहता है कि जो केंद्र सरकार टैक्स वसूली करती है, ठीक है, टैक्स जो आपसे, आप जो टैक्स देते हो, है ना, केंद्र सरकार को, तो वो क्या करती है, केंद्र सरकार कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और कुछ राज्यों को दे देती है। ठीक, वैसे ही राज्य सरकार भी टैक्स वसूली करती है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि जो सेंटर पे है, जो केंद्र सरकार है, वो अपने पास पैसा रख रही है और राज्य को भी दे रही है। तो क्या लगता है, राज्य जो टैक्स लेगी, राज्य भी टैक्स लेती है, राज्य सरकार का भी अपने टैक्स होते हैं, तो राज्य सरकार टैक्स लेगी तो वो भी तो पंचायतों को देगी। कॉमन सेंस सी चीज है। ठीक, तो अगर वो पंचायतों को भी देगी, तो अब प्रश्न उठता है कि कितना देगी। तो कितना देगी, कितना परसेंट हिस्सा अपने पास रखेगी और कितना परसेंट पंचायतों को देगी, यही काम करेगा वित्त आयोग। इसलिए हो सकता है कि राज्य वित्त आयोग बनाया गया हो, जो कि बिल्कुल सही है। सही है ये कि राज्य वित्त आयोग बनाया गया है 73वें संविधान संशोधन में, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में पंचायत का गठन हुआ, तो वित्त आयोग को भी गठन होगा, क्योंकि राज्य सरकार उनको पैसा देगी। तो पहला तो सही है, और पूछ रहा है क्या सही नहीं है। दूसरा, इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। जैसे केंद्र का वित्त आयोग आप जान रहे होगे कि हर 5 साल में राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। तो जब केंद्र के लिए राष्ट्रपति कर रहा है, तो राज्य के लिए राज्यपाल करेगा। कॉमन सेंस। अब एकदम पढ़ के ही नहीं जाओगे तो ऐसा तो नहीं है, है ना, 50% आपको नॉलेज लगाना ही पड़ेगा। आप
50% आप सोचोगे बिना नॉलेज के ही एग्जाम क्रैक करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 50% नॉलेज, 50% कॉमन सेंस। ठीक, अब देखो सी क्या बोल रहे हैं, यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों को आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है। बोल रहे हैं कर सकता है, इसमें क्या है, कर सकता है ना भाई, उसमें क्या है, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बोल दिया भाई, हाँ भाई कर लेना, थोड़ा सा उपाय सुझा देना, तो इसमें क्या गलत बोल रहे हैं, वो सही तो बोल रहे हैं। ठीक, तो अब आप बताओ कि ए बी सी में क्या गलत लग रहा है, कोई गलत नहीं है, तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे कथन सही हैं। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 162 धाराएं, 45 अध्याय और एक अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए में। बी में बोल रहे हैं 152 धाराएं, 35 अध्याय और 2 अनुसूची। सी ऑप्शन बोल रहा है कि 142 धाराएं, 25 अध्याय और 3 अनुसूची। और डी बोल रहा है 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची। अब ये तो सीधा सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तभी ये सॉल्व कर पाएंगे, या थोड़ा सा दिमाग में होगा तो आप इसको, अगर एक भी चीज़ आपको पता है कि कितनी धाराएं हैं, इससे भी आंसर आ सकता है, या एक भी आपको पता है कि कितने अध्याय हैं, या आपको पता है कि अनुसूची ही कितनी है, तो अगर आप एक भी आंसर जान रहे होगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला है 80। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय, अब बताओ ये कौन सा नंबर लिखा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोमन में कौन सी संख्या को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है अध्याय 14A, 14A। ठीक है, किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन निर्वाचन का संचालन, बी ऑप्शन पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया, सी है पंचायतों की निधि और उसकी समाप्ति, डी है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। ठीक, अब ये फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, है ना, तो इसका आंसर होगा डी, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें भी आपको सही जोड़ी दिया है और सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, तो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 में दिया है, सूची 1 में दिया धारा 37, धारा 38, धारा 39 और 30 और धारा 40। ठीक, तो सामने दिया है धारा 37 के पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, फिर 38 में दिया पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना, फिर 39 है रिक्तियों का भरा जाना, और 40 है पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या कॉमन सेंस लगा सकते हो। चलो आप देखते हैं कि अगर मान लो आपको पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को भी हम कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो आज तक आपने इसको खोल के ही नहीं देखा है, कौन सा धारा 37, 38, 39, 40 आपको पता ही नहीं है। चलो जाने दो, रिलैक्स, चिल करो। ठीक है, अब हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब आंसर निकालने के लिए आपको कॉमन सेंस लगाना है। ठीक, कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, चलो मान लो जैसे मैं यहाँ पे अपनी कोचिंग में मैं जैसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो एक बार हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क भी देता था बीच में, हिस्ट्री पढ़ाते समय जितने भी नेता लोग हैं या क्रांतिकारी हैं या जो फेमस जो व्यक्तित्व थे, उनके बारे में रोज एक एक, मतलब एक एक व्यक्ति के बारे में रोज आधा पेज या एक पेज लिख के लाने बोलता था मैं, और डेली डिस्कस करते थे हम लोग क्लास में कि भाई चलो ठीक है आप क्या लिख के लाओ आप बताइए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट डिस्कस करना शुरू किया कि भाई इस व्यक्ति की मृत्यु इस तारीख को हुई और इसका जन्म ये हुआ।
तो आप खुद सोचो कि पहले उसको क्या चीज़ बोलना था? पहले उसको जन्म दिलवाना था, उसके बाद ही तो उसका मृत्यु करवाना था। कहने का मतलब समझ रहे हो? पहले लाइन पे होना था कि उसका जन्म कब हुआ और दूसरे लाइन पे था उसकी मृत्यु कब हुई। हालाँकि उसके बीच में जो होगा वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पहला पॉइंट उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये तो आप खुद सोच रहे होंगे या खुद समझते होंगे इतना तो, ठीक है? पहले पॉइंट में होगा उसका जन्म, उसके बाद होगी उसकी मृत्यु। अब आप बोलोगे क्या बकवास बता रहे हो सर, ये क्वेश्चन कहाँ जन्म और मृत्यु का रिलेशन है? तो है भाई, यहाँ पे रिलेशन है। देखो, यहाँ पे क्या-क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को आपको हटाना है, ठीक है? पहला मतलब है ना, क्या-क्या ऑप्शन आप देखो। किसी व्यक्ति को निलंबित करना है, निलंबित करना है मतलब अभी कुछ दिन के लिए सस्पेंड हुआ है, फिर से मतलब जॉब से नहीं निकाले, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, उसको पदाधिकारियों को हटाया जाना मतलब जॉब से ही निकाल देना। उसके बाद है रिक्त का भरना और उसका त्यागपत्र देना। तो आप इसको सीरीज में अरेंज कर दो, अरेंज अरेंज कर दो कि पहले ऑप्शन में क्या होना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति का खुद का ही इच्छा होगी भाई कि मैं त्यागपत्र दूंगा, ठीक है? तो पहला अगर खुद से त्यागपत्र देगा तो धारा 37 में होगा, ठीक। अब त्यागपत्र दिया है तो पोस्ट खाली हो गई है, तो पोस्ट खाली हो गई तो उसको भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा तो फिर धारा 38 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद उसके बारे में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो उसके बाद शुरू होगा, पहले नहीं होगा। पहले पॉजिटिव सेंटेंस रहते हैं, उसके बाद नेगेटिव। जैसे जन्म और मृत्यु वाला मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप कनेक्ट करो यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, उसको निलंबित करने वाला प्रावधान होगा, क्योंकि निलंबित करना और हटाया जाना में कम जो नेगेटिव है वो निलंबित है, और एक्सट्रीम है हटाया जाना या ना जॉब से निकालना, तो वो धारा 40 में होगा। आंसर आ गया। समझ रहे हो बात को? आपको अगर नहीं भी आता है तो आपको कॉमन सेंस से आंसर निकालना है। इसका आंसर होगा ए। समझे? डी का पहला, सी का दूसरा, और अपना बी का चौथा, और ए का तीसरा, ठीक है। 39 पे ए और 40 पे बी। कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस। समझ रहे हो? अभी तक देखो 3-4 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही लगा लिए जो आप छोड़ सकते थे, और एक एक क्वेश्चन से आप अंदर या बाहर हो सकते हो, ठीक। एक क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है, बाकी लोग छोड़ के जाएंगे, आप इसको कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर लोगे, ठीक। अब है अनुसूची। फिर से वही है, सही जोड़ी, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची एक सूची दो को मिलाना है। पहला है, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। अब कुछ क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। आप इसमें ज़बरदस्ती अपना दिमाग और कॉमन सेंस मत लगाना, ठीक। तो इसका आंसर होगा डी। अगर आप इसको जान रहे हो तो ही लगाना, यहाँ कॉमन सेंस काम नहीं आएगा, ठीक। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉमन सेंस कहाँ लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाओ ये ज़रूरी नहीं है, और हर क्वेश्चन में दिमाग लगाओ या आपको पता होगा तभी आंसर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन जो छोड़ने वाले होते हैं वो ये है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में रिस्क लेना है और कौन से क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 83, जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखो, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सही है नहीं है, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान दे के पढ़ना है। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन आपसे सही है पूछा और दूसरे में अचानक से नहीं पूछ दिया, आप सही है मार के आ गए, ठीक। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को आराम से, इत्मीनान से और समझते हुए पढ़ना है कि बोल क्या रहा है, ठीक। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो 50% आप आंसर तक पहुंच चुके हो। और क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है या गलत हड़बड़ी कर रहे हो तो आप गलत आंसर लगाओगे, ठीक है। पहला, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य। दूसरा, लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। फिर तीसरा बोल रहा है, राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित है। चौथा,
राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए। पांचवा, जिले की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष। ठीक। अब देखो, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया है और कोई भी ऑप्शन में पांचों कथन का आंसर नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि 5 में से तो 2 गलत हैं। समझ रहे हो बात को? 5 में से 2 गलत हैं। अब आप देखो कि क्या एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड आपको क्या नजर आ रहा है? चलो, अब ये ऑप्शन को आपको क्या करना, ये जो कथन है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपस में लड़ाने का मतलब क्या है कि आप देखो कि कौन से सॉफ्ट स्टेटमेंट है और कौन से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो सॉफ्ट स्टेटमेंट को अलग करो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को अलग करो। ठीक। तो पूछ रहा है क्या सही नहीं है, सही है नहीं पूछ रहा है, क्या सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य। इसमें क्या गलत लग रहा है आपको? सीधा सीधा सॉफ्ट स्टेटमेंट है, कुछ चेंज करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो पूर्णतः, अंशतः, ये जबरदस्ती का आपको, है ना, यहाँ पे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है पूर्णतः अंशतः डाल के। ठीक, एक वर्ड मिला हमको। फिर क्या बोल रहा है, राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य। देखो समस्त लिख दिए यहाँ पे, समस्त मतलब एक्सट्रीम कुछ लेके जा रहे हैं ये। ठीक है, और उसके बाद फिर चौथे स्टेट में देखो, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य, सभी के सभी। तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ना, जनरली वो गलत होते हैं। ठीक है, आप उसको एकदम सही नहीं मान सकते, है ना। और पांचवें में भी समस्त लिखा है, लेकिन आप देखो अगर 2 3 4 5 होता तो हम सबको लेते। अब आप देखो 2 3 4 किस ऑप्शन में है, 5 तो, 5 वाले ऑप्शन तो कम है। ठीक, तो हमारे पास जो बैठ रहा है, आप कंफ्यूज देखो पहले को तो नहीं लेना है क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वो सॉफ्ट स्टेटमेंट है, यानी कि वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट को तो आप क्या करो, सही मान के चलो। सही मान के चलना है मतलब आपको उसको गलत नहीं मानना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ रहा है क्या गलत है, तो ए और डी को आपको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहीं पे है। ठीक, अब आए आप बी और सी में। ठीक है, बोलते हैं ना तुक्का मार के आगे, तुक्का नहीं मारना है भाई, लॉजिकल गैस करना है आपको। अब आप आके या तो फंसोगे बी में या तो सी में। ठीक, तो देखो 2 3 4 और 3 4 5। ठीक, या तो आप बी मारोगे या तो सी मारोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम बी ही मार के आ जाओगे, लेकिन आपके पास अब जो सही होने के चांस है वो 50-50 है। या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। तो इसका आंसर जो है वो है बी। कम से कम आप 50% तक तो पहुंच गए। पहले तो आप कुछ भी मार के आ सकते थे, आपके पास चारों ऑप्शन था। ठीक, आप सी भी मारोगे तो एक आध तो गलत होगा ही। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कॉमन सेंस लगा रहे हो तो सही का सही मार के आओ। तो गलत होगा तो भी आप पॉजिटिव में ही रहोगे, ऐसा नहीं कि एकदम माइनस में चले जाएगा। ठीक, लेकिन आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको लॉजिकल गैस करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो 84, पदेन सदस्यता के विषय में क्या सही है। ठीक है, पहला, समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। देखो फिर यहाँ पे समस्त बोल दिया। ठीक है, यहीं पे आपको सतर्क हो जाना है, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग एकदम अलर्ट रहना चाहिए, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं ये आपको एकदम ध्यान देना है, ये एक्सट्रीम वर्ड है। ठीक, उसके बाद दूसरा, 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। देखो यहाँ पे सभी नहीं बोल रहे हैं, हालांकि फैक्ट तो दिया है 20%, इसको कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, इसको अभी मान के चलते हैं सही भी है या गलत भी है, दोनों, इसको भी दूसरे स्टेटमेंट को भी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि पहले में भी सदस्य समस्त सरपंच लिखा है और तीसरे में भी समस्त सरपंच लिखा है। ठीक है, तो समस्त सरपंच लिखा है, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि पहला गलत हो और जरूरी नहीं कि तीसरा गलत हो।
ठीक, अब चौथा स्टेटमेंट भी देखते हैं। जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, जो आपको स्ट्रीम वर्ड या मैं जो पकड़ने की बात कर रहा हूँ, यहाँ आपको जबरदस्ती नहीं लगाना, क्योंकि चारों स्टेटमेंट में कीवर्ड है। या तो चारों सही होंगे या तो चारों गलत होंगे, लेकिन ऑप्शन तो आपको दो सही करना ही है, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि या तो दो सही है या तो दो स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब यहाँ पे आपको और थोड़ा डीप में जाके सोचना पड़ेगा कि क्या सही आपको लगाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या चीज सही है और क्या गलत है ना। तो क्या बोल रहा है पहला, समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं और जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस और एक्सट्रीम वर्ड वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका नॉलेज काम आएगा। और नॉलेज के थ्रू अगर आप इसको बनाओगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। ठीक है, वो जानबूझ के आपको सेम स्टेटमेंट इसलिए दिया है कि आप चौथा स्टेटमेंट पढ़ के कंफ्यूज हो जाओ और आप पहला स्टेटमेंट पढ़ के कंफ्यूज हो जाओ। जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट दो ठो और डाला है कि आप दूसरा तीसरा अगर पढ़े होगे तो पहला और चौथा पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओ कि पहला था कि चौथा था कि दूसरा था कि तीसरा था। ये जानबूझ के ऐसा आपके साथ साइकोलॉजी गेम खेलता है एग्जामिनर। ठीक है, आप दो तीन हो सकता है आप दो तीन पढ़े हो, लेकिन ये पहला चौथा स्टेटमेंट देखने के बाद आप दो तीन को भी भूल जा रहे हो, है ना। तो यही सब चीज़ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज लगाना पड़ेगा 84 क्वेश्चंस में। आप देखो कीवर्ड आप वहीं यूज़ करोगे जहाँ कुछ स्टेटमेंट में लग रहा है और किस में नहीं लग रहा है। सब में अगर कीवर्ड यूज़ हो रहा है, एक्सट्रीम वर्ड लिखा है या फैक्ट लिखा है, तो आपको यहाँ पे अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है, यहाँ पे नॉलेज लगाना है। ठीक है, 85, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है। अब आधे लोग तो यही सोच कर डर जाएंगे कि प्रत्यावर्तन क्या है। तो आपको डरना नहीं है, आपको बाजू में जो इंग्लिश में क्वेश्चंस है वो उसको भी देख लेना है। तो यहाँ पे लिखा है रिकॉल। तो प्रत्यावर्तन का मतलब होता है रिकॉल, यानी कि वापस बुलाना। ठीक है, तो अब आप देखो स्टेटमेंट क्या है। पहला है गुप्त मतदान द्वारा, दूसरा है खुला मतदान द्वारा, तीसरा है सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, चौथा है ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और पांचवा है ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है, मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देखे कि हर स्टेटमेंट में कीवर्ड यूज हो रहा था, है ना। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा एक और दो, यानी कि एक सही होगा या तो दो सही होगा। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। 3 और 4 में या तो तीन सही होगा या तो चार सही होगा, और पांचवा भी उससे मिलता जुलता है, यानी कि 3, 4, 5 में कोई एक सही होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 या 1 में एक सही है और 3, 4, 5 में एक कथन सही है। तो इसका आंसर है सी, 1 और 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86, पूछ रहा है जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही है। पहला, प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा, प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। चौथा, प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। पांचवा, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा। छठवां, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। यानी कि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि पांचवा और छठवां में या तो पांचवा सही होगा या तो छठवां सही होगा, पहला चीज। ठीक, ठीक है, देखो स्पष्ट बहुमत जो है ना यहाँ पे, ये थोड़ा ऑड लग रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप पढ़ोगे सभी स्टेटमेंट को, किसी में 2/3 है, किसी में 2/3, किसी में 3/4 है ना। लेकिन पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ देखो स्पष्ट बहुमत लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखा है, स्पष्ट बहुमत। तो स्पष्ट बहुमत हमको ये बाकी स्टेटमेंट से क्या लग रहा है, थोड़ा ऑड लग रहा है, हट के लग रहा है। ये अचानक से ये बीच में कहाँ घुस गया टाइप से। ठीक,
तो बीच में घुसा हुआ लग रहा है, यानी कि आप समझ जाओ कि पहला स्टेटमेंट आप गलत ले सकते हो। ठीक है, देखो एकदम ये एग्जाम में आपको जाके ट्राई नहीं करना है इसको, घर बैठे बैठे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको ये सब ट्राई करना है कि ये सब जो लॉजिक लगा रहे हो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, हालांकि सही बैठता है, कुछ कुछ लॉजिक आपको ऐसे ही लगाने पड़ते हैं एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको याद रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला अगर आप गलत मानोगे तो ऑप्शन आपका ए और तो पहला अगर आप गलत मानोगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके पास से हट गया। अब आपके पास बचा है बी और डी। अब मान लो आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि बी होगा कि डी होगा। ठीक है, कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा कि एक शासकीय अधिकारी करेगा। ठीक, तो आप अब रिस्क भी लेना होगा ना, तो आप बी या डी में ही लेना। ठीक है, कम से कम आपका 50% सही होने का चांस तो बढ़ गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, 2, 4 और 6। ठीक, देखो कॉमन सेंस लगा के हम 50% तक तो पहुंच जा रहे हैं, है ना। आप तुक्का लगाने में जाते तो आप ए भी लगा सकते थे, सी भी लगा सकते थे। तो तुक्का लगाने के बजाय आप थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग आप लगाइए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? पहला स्वच्छता, दूसरा सफाई, तीसरा सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंध, चौथा ग्रामीण सड़क का निर्माण, पांचवा जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना, छठवा एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक, अब आप देखो कि इसमें पूछ रहे हैं क्या कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। अगर स्वच्छता कर रहे हैं तो सफाई क्यों नहीं करेगा भाई? स्वच्छता और सफाई अलग अलग चीज़ है क्या? स्वच्छता और सफाई में कोई डिफरेंस है? नहीं है ना भाई। यानी कि आप सोचो कि एक और दो जहां होगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, मतलब आपको क्या दिमाग लगाना है कि एक और दो ऑप्शन जहां साथ में वही आंसर आपको लेना है, वही ऑप्शन लेना है। तो देखो बी में दो है लेकिन एक नहीं है, यानी बी को हटा दो। ठीक, डी में देखो दो है लेकिन एक नहीं है, डी को भी हटा दो। अब आपके पास बचा ए और सी। तो आप देखो ए में एक और दो है, सी में भी एक और दो है। ठीक, और चार कॉमन हो गया। अब आपको चूज करना है तीसरा और पांचवा में। अब देखो आप फिर पिछले प्रश्न के जैसे इस पे भी आके आप दो ऑप्शन में अटक गए हो, ए या सी। ठीक, एक और दो आप सही मान लिए हो और आप आके अटक गए हो, चौथा भी सही हो गया है क्योंकि ए में चौथा भी है और सी में चौथा है, दोनों में है। अब आप तीसरे ऑप्शन और पांचवें ऑप्शन में अटक गए हो। ठीक, ये बताओ अगर जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करता है ना, अगर 1% भी कर दिया तो सही हो गया, है ना। अगर 1% भी ये काम कर रहे हैं यानी कि वो सही है। ठीक, तो इसका आंसर है भाई सी। इसका आंसर क्या है? सी, एक, दो, चार और पाँच। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88। ठीक है, पूछ रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रखरखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? कौन करता है भाई? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत। अब आप देखो यहाँ पे फंसाने का ट्राई किया गया है आपको। यहाँ पे ट्रिक ये होता है कि चारों में अलग आपको क्या लग रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या ट्रिक लगाना रहता है कि चारों में अलग। तो चारों में अलग क्या है? बी भी सेम लग रहा है, सी भी सेम लग रहा है, डी भी सेम लग रहा है, लेकिन ए थोड़ा हट के लग रहा है। ठीक, तो चारों में अलग छांटना है तो चारों में अलग हमारे पास ए है, जो कि यही आंसर है। ठीक, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा ना कि जनपद पंचायत है कि जिला पंचायत है कि राज्य सरकार है। ये आपको जानबूझ के फंसाने के लिए दिया गया है। आंसर है ग्राम पंचायत। ठीक, चलो 89। विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? ठीक, ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। देखो कभी भी अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे तो याद रखना सी और डी देखो अलग है। ए और बी में देखो ग्राम है, बी में भी ग्राम है। इसको बोला जाता है चिंकी मिंकी ट्रिक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? चिंकी मिंकी ट्रिक। यानी कि आंसर या तो
ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि देखो दोनों में ग्राम है और बाकी में देखो जनपद है और जिला है, ये दोनों अलग अलग है। यानी कि एग्जामिनर को लगता है कि आपको ग्राम पंचायत अगर पता है तो जबरदस्ती ग्राम सभा डाल दो, या अगर उसको लग रहा है कि ग्राम सभा आंसर है तो जानबूझ के ग्राम पंचायत डाल दो। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ग्राम पंचायत था कि ग्राम सभा था। हालांकि अगर ये नहीं डालता तो आपको क्लियर लगा देते, आंसर सीधा लगा लेते। लेकिन ग्राम सभा अगर आपको पता है तो जानबूझ के डाला गया है ग्राम पंचायत, ताकि जैसे ही आप ग्राम पंचायत देखो तो आप ग्राम सभा था कि ग्राम पंचायत ये सोचने लगो और आप गलत मार के आ जाओ। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए। समझ में आया? कभी भी दो स्टेटमेंट या दो ऑप्शन में सेम सेम वर्ड दिख रहे हैं तो संभावना है कि वही आंसर सही होने वाले, दोनों में से कोई एक सही होने वाला है। सी और डी तो नहीं होगा। आ रहा है बात समझ? ठीक है, इसको बोला जाता है चिंकी मिंकी ट्रिक। चिंकी मिंकी मतलब मिलता जुलता, यानी कि आंसर वही है। एग्जामिनर चाहता है कि आपको आंसर पता होगा तो कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, दूसरा ऑप्शन इसलिए डाला गया ग्राम पंचायत। ठीक, अब आ जाते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है भाई, पंचायत वन की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक, पहला ऑप्शन है वन विभाग, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत, चौथा ऑप्शन है जिला पंचायत। अब देखो, अब आप बोलोगे कि भाई पिछले और इस क्वेश्चन में क्या सेम है? तो देखो, अब आपके पास आंसर जो है ना पंचायत वाला ही होगा। क्यों? देखो, यहाँ पंचायत, यहाँ पंचायत, यहाँ पंचायत। आपको भूल के भी तुक्का ए में नहीं मारना है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप बी सी डी में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो आप खुद सोचो, पंचायत का है, ठीक है, मतलब पंचायत की बात कर रहे हैं। तो पंचायत की बात कर रहे हैं तो आप बताओ, जैसे आपके गांव किसी पंचायत में है, ठीक, और जिला कहीं और कई किलोमीटर दूर है ना? तो आप बताओ कि उसका संरक्षण की जिम्मेदारी किसका होगा? जो वहाँ अवेलेबल है वही तो करेगा ना भाई संरक्षण। अगर जंगल में आग लग गया है ना, तो उसको बुझाने के लिए क्या आप उधर जिले वाले पंचायत में कॉल करोगे या जनपद पंचायत में कॉल करोगे? तब तक कॉल उठाएगा नहीं उठाएगा, क्या एक्शन लेगा भाई? एक्शन तो तुरंत लेना है ना, आग लगा हुआ है। तो आग लगा है तो एक्शन तुरंत कौन लेगा? जो वहाँ अवेलेबल है। अवेलेबल क्या है? ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका थोड़ा सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा जो व्यू है वो थोड़ा चेंज हुआ या नहीं हुआ, या आपको कुछ इफ़ेक्ट पड़ा, या आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ। अगर आप बताएंगे तो इससे हमको और भी नेक्स्ट सेशन में इसको इम्प्रूव करने की और हमको मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।